गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हीली अकेडमी जेआरएफ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा लो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जैसी मेरी कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट के लेक्चर्स मिलेंगे पॉलिटिकल साइंस के। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। बाकी यूजी क्लासेस के बीए फर्स्ट सेम की क्लासेस चल रही हैं, बीए सेकंड सेम की भी चल रही हैं, बीए फोर्थ सेम की क्लासेस भी चल रही हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको बीए क्लासेस के भी पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उसको प्रिंट करके तो वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है बीए क्लासेस वाले नोट्स में कि उसकी जो लेंथ थोड़ी कम है, तो आप अपने राइटिंग स्पीड के हिसाब से उसमें कुछ ना कुछ ऐड ऑन कर सकते हो। तो कुछ भी आपका कमेंट हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करूँगा। तो अगर आपको आपके आसपास कोई भी पॉलिटिकल साइंस का यूजी क्लासेस का या एमए का या कोई नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो इस चैनल पे उस स्टूडेंट को जोड़िए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो कोविड सिचुएशन में आप अपना अच्छे से ध्यान रखिए, घर में बैठ के पढ़िए और अच्छे से हार्ड वर्क कीजिए। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे आपका फर्स्ट टॉपिक। पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप फोर्थ सेमेस्टर में पहुंच गए हो। तो फोर्थ सेम का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इसमें हम थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस करेंगे और फर्स्ट वाला टॉपिक जो है उसको कवर कर लेंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे, आप वहाँ से पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड करके प्रिंट करके अच्छे से पढ़ सकते हो। अगर आप कुछ उसमें ऐड ऑन करना चाहते हो, क्योंकि मैंने कोशिश की है उसकी लेंथ एक नॉर्मल लेंथ हो, तो अगर आप ऐड ऑन करना चाहते हो आपकी राइटिंग की, आपकी स्पीड के हिसाब से आप उसमें कुछ ना कुछ ऐड ऑन कर सकते हो। आपका कोर्स नंबर है 401, कोर्स कोड जो है ये आपने याद रखना है। और आपका कोर्स का टाइटल जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है। पहले तो ये बता दूं, जो पॉलिटिकल साइंस है उसके अंदर जाके बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। जैसे हमारे पास एक पॉलिटिकल थ्योरी होती है, पढ़ी होगी आपने फर्स्ट सेमेस्टर में। फिर हमारे पास होता है पॉलिटिकल थॉट होता है, जो आपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा था। फिर जैसे वेस्टर्न थॉट था आपके थर्ड सेमेस्टर में, वैसे ही इंडियन पॉलिटिकल थॉट भी एक ब्रांच है। वैसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी है, जिसको आईजीपी बोलते हैं, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, वो ब्रांच है। उसके बाद एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी पॉलिटिकल साइंस की ब्रांच है। हालांकि अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, कुछ फॉरेन कंट्रीज़ में, इंडिया में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन ये भी हमारे पॉलिटिकल साइंस की एक ब्रांच है। फिर उसके बाद हमारे पास इंटरनेशनल रिलेशन माना जाता है। तो आज के टाइम में भी पॉलिटिकल साइंस का सबसे बेटर जो है इंटरनेशनल रिलेशन वाले पार्ट को माना जाता है। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है ये भी इंटरनेशनल रिलेशन से मैचेबल है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में क्या है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कंपेयर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सर्व शिक्षा अभियान था, बहुत अच्छा था हमारा सर्व शिक्षा अभियान। तो हमने हमारे सर्व शिक्षा अभियान को चाइना ने कॉपी किया था। वो जो जैसे हमारा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, तो ये चाइना में काफ़ी अच्छा था। उन्होंने क्या किया था चाइना में कि जो उनके लोकल डॉक्टर्स थे, अब चाइना में इतना बहुत बड़ी कंट्री है, तो जो लोकल डॉक्टर्स थे उनको ही ट्रेन करके तो एक गाँव के हेल्थ सर्विसेज को अच्छा किया था। तो इंडिया में भी उसको थोड़ा सा हमने कॉपी किया था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ जो इंडिया में अच्छी हैं वो फॉरेन कंट्री कॉपी करती है, जो फॉरेन कंट्रीज़ में अच्छी हैं तो उसको इंडिया वाले कॉपी करते हैं। तो उस हिसाब से जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है ये बहुत अच्छी है, एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है गवर्नेंस के हिसाब से। तो इसमें तो पहले आपके जैसे थर्ड सेम में थे वैसे ही आपके 4 यूनिट रहने वाले हैं, और हर यूनिट में आपके मेनली किसी यूनिट में 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, किसी में 5 बन रहे हैं, कुछ ऐसे ही रहने वाला है। 4 के 4 यूनिट को हम अच्छे से करेंगे। आज के लेक्चर में हम जो फर्स्ट टॉपिक है आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, उसका मीनिंग, नेचर और स्कोप, ये वाले करने वाले हैं। लेकिन इसी में हम पहले आपका सिलेबस भी डिस्कस कर लेंगे, कितने चैप्टर्स हैं, उनमें सब हेडिंग क्या क्या है। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, पहला है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, फर्स्ट यूनिट है आपका। इसमें आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है, मीनिंग, नेचर, स्कोप, ये वाला हम आज की वीडियो में कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सब टॉपिक है इसका फर्स्ट यूनिट का, डिस्टिंक्शन बिटवीन कंपैरेटिव गवर्नमेंट क्या होती है और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है। फिर थर्ड है सिस्टम अप्रोच क्या है, और सिस्टम अप्रोच बहुत सारे थिंकर्स ने दिए हैं, इन्होंने कहा है कि स्पेशल फोकस हमने डेविड ईस्टर्न पे करना है। फिर पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है, वो डिपेंडेंसी अप्रोच क्या है। पॉलिटिकल इकोनॉमी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो ये सिस्टम अप्रोच है ये तो आपको पेपर में आएगी ही आएगी, प्लस डिपेंडेंसी अप्रोच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये फर्स्ट
टू टॉपिक जो है सिस्टम एंड डिपेंडेंसी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो डिपेंडेंसी अप्रोच हमने ए.जी. फ्रैंक की जो है वो वाली भी डिपेंडेंसी अप्रोच पढ़नी है। हो गया आपका फर्स्ट यूनिट। फिर आपका आता है सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट क्या है? पॉलिटिकल प्रोसेस एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। जो पॉलिटिकल प्रोसेस और पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, और इसके ऊपर जो हमने फर्स्ट यूनिट भी पढ़ा, मैक्सिमम आपका सिलेबस जो है यूजीसी नेट का सिलेबस है। आप जैसे एमए पॉलिटिकल साइंस में जो बच्चे करेंगे तो उसके बाद उनको ये एमए में भी ये टॉपिक मिलेंगे, और जितना आपका सिलेबस है 100% यूजीसी नेट में है। जैसे मैं अभी वीडियोस मैंने इस चैप्टर की तो अपलोड नहीं की हैं, लेकिन इन फ्यूचर जैसे मेरे चैनल पे यूजीसी नेट की वीडियोस आएंगी, आप उनमें चेक कर सकते हो। पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये आपको इलाइट कंसेप्ट थ्योरी, ये आपको उसमें मिलेगा पूरा। तो ये आपका सेकंड यूनिट जो है, फर्स्ट टॉपिक है पॉलिटिकल कल्चर क्या है, उसका मीनिंग, उसकी टाइप्स एंड उसकी डिटर्मिनेंट्स। फिर आता है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, सेकंड टॉपिक है, उसका मीनिंग पढ़ोगे आप, टाइप्स पढ़ोगे और डिटर्मिनेंट्स पढ़ोगे। फिर आता है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, इसके मीनिंग और एजेंट्स हैं। फिर आता है फाइनल पॉलिटिकल डेवलपमेंट, उसका कंसेप्ट आ गया और इंग्रेडिएंट्स आ गए। ये हो गया आपका सेकंड। अब आपका आता है थर्ड। थर्ड यूनिट जो है आपका वो है पॉलिटिकल डायनामिक्स, जिसमें आप डेमोक्रेसी पढ़ोगे, इलेक्टोरल प्रोसेस पढ़ोगे, इलेक्शन कैसे होते हैं, और पार्टी सिस्टम पढ़ोगे। थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी, इलाइट प्लुरलिस्टिक, जो इलिस्टिक थ्योरी हैं जिन्हें हम इलाइट कंसेप्ट कहते हैं, और प्लुरलिस्टिक हैं, ये दोनों हम आपने पढ़नी है। उसके बाद आता थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इलेक्शन वगैरह कैसे होती हैं, टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है, फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है। ये जब हमने जेएस मिल पढ़ा था, थोड़ा सा हमने वहाँ डिस्कस किया था, यहाँ हम इन डिटेल करेंगे। फिर है पार्टी सिस्टम। पार्टी सिस्टम है वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। ये हो गया पार्टी सिस्टम, वन पार्टी, बाई पार्टी और मल्टी पार्टी सिस्टम। फिर आएंगे फीचर्स ऑफ अथॉरिटेरियन और डेमोक्रेटिक रिजाइम्स, जो हैं ये पढ़ेंगे हम। तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक रहने वाला है आपका दोनों, ठीक है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ का तो ये बहुत ईजी रहने वाला है, बिल्कुल आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। फिर आता है हमारे पास, ये थर्ड हो गया। अब ये हमारा लास्ट है फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में इन्होंने थोड़े से जनरल टॉपिक डाले हैं, जैसे ग्लोबलाइजेशन क्या है, उसका मीनिंग, नेचर एंड एवोल्यूशन। फिर वुमेन एम्पावरमेंट जो है, वेलफेयर टू एम्पावरमेंट, जैसे पहले इंडिया में वुमेन्स कमज़ोर थी तो उनकी वेलफेयर की डिमांड करते थे, तो आज के टाइम में वो अपना हक मांग रही है, एम्पावरमेंट मांग रही है। फिर क्लाइमेट चेंज है, ये कंपेरेटिव पर्सपेक्टिव ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। फिर ह्यूमन राइट्स आता है, मीनिंग, सिग्निफिकेंस और उसके ट्रेंड। तो ये हो गया आपका फोर्थ यूनिट। 4 के 4 यूनिट है मैक्सिमम आपके जो है, किसी यूनिट में 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, किसी में 5 बन रहे हैं। हम इन डिटेल करेंगे अच्छे से बिल्कुल। तो आप डेली वीडियो देखना, लेकिन ऐसे देखना कि पूरी वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, अगर एक बार आप वीडियो देख लोगे तो आपको पूरा लेक्चर समझ आ जाएगा। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स है क्या, इसकी मीनिंग, नेचर एंड स्कोप। जब मैं किसी दिन में पुराना पेपर डिस्कस करने की वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आप देखोगे कि ये क्वेश्चन भी आया है, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स क्या है, उसका मीनिंग, नेचर और स्कोप क्या है। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स होती क्या है? एज द वर्ड इंडिकेट्स, जैसे ये कंपेरेटिव वर्ड इंडिकेट कर रहा है, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये पॉलिटिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है विच डील्स विद स्टडी ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज़ बाई कंपेयरिंग देम। ये डिफरेंट सोसाइटीज़ की स्टडी से डील करती है, और कैसे स्टडी करती है, उनको कंपेयर करके, उनको क्या करके, कंपेयर करके कि यहाँ क्या है, वहाँ क्या है। जैसे इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर है तो इंडिया में क्या है और पाकिस्तान में कैसा, म्यांमार में कैसा है, तो कहाँ सक्सेसफुल है और कहाँ नहीं है। सक्सेसफुल है तो क्यों है, नहीं है तो भी क्यों है। इट इन्वॉल्व्स conscious comparing in it involves conscious comparison in studying political experiences, behavior of political structure, process of system of government in comprehensive manner। इसमें क्या होता है, इन डिटेल में कंपैरिजन होता है किस किस चीज़ का, कि पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस क्या है, ठीक है, कि लोग जो हैं उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस क्या है, बिहेवियर ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का बिहेवियर क्या है, क्या कौन सा जो है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उनका। जैसे हमारा फेडरलिज्म है, कहीं यूनिटरी भी हो सकता है, कहीं प्रेसिडेंट सिस्टम होता है, कहीं प्राइम मिनिस्टर होता है, तो वो स्ट्रक्चर क्या है। प्रोसेस ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का सिस्टम जो है वो कैसे उनकी गवर्नमेंट काम कर सकती है, कैसे काम करती है उनकी गवर्नमेंट, ये बिल्कुल डिटेल में आता है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में। इट आल्सो इंक्लूड द स्टडी ऑफ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज,
विद इमीडिएट कनेक्शन फॉर फॉर्मल गवर्नमेंट। और कौन कौन सी एजेंसीज ऐसी हैं जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज हैं जो गवर्नमेंट के साथ जुड़ी हैं, गवर्नमेंट को हेल्प कर रही हैं, वो एजेंसीज कौन कौन सी हैं। तो ये हो गई हमारी एक किस्म की इसकी डेफिनेशन। इट ऑल्सो हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ए पर्टिकुलर पॉलिटिकल सिस्टम इन इट्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस। और ये इसमें भी हेल्प करता है हमें अंडरस्टैंड करने में कि कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम जो है कहाँ जो है सक्सेसफुल है, कहाँ और नहीं है, और टाइम बताता है। जैसे आज से 50 साल पहले जो इंडिया में सिस्टम था वो आज नहीं है। टाइम और स्पेस के हिसाब से ये हमें बताता है कौन सिस्टम कहाँ एक्सपीरियंस अच्छा हो रहा है और कहाँ वो सिस्टम फेल हो रहा है। फिर आती हैं डेफिनेशंस। डेफिनेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से रट्टा मार के समझ के और फिर रट्टा मार के लर्न करनी पड़ेंगी, क्योंकि डेफिनेशन की वर्डिंग आप चेंज नहीं कर सकते हो। एज द स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ नेशनल गवर्नमेंट इन ए कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, कि ये क्या है, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स क्या है, एक स्टडी ऑफ नेशनल गवर्नमेंट है। आज के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, आज की दुनिया जो है, इसकी एक नेशनल गवर्नमेंट की एक कंपेरेटिव स्टडी है, कंपेयर करके स्टडी है। ये कहते हैं जीन ब्लंडिल। फिर एम.जी. स्मिथ क्या कहते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये किसकी स्टडी है, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, कि जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ना उसकी फॉर्म्स, कितनी फॉर्म्स है, कौन कौन सी फॉर्म्स है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी कोरिलेशन, उनके वेरिएशन, उनके मोड ऑफ चेंज, वो कैसे चेंज हो रहे हैं। ठीक है, कि उनकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पहले तो कैसी है, वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ कितनी हैं, कितनी पार्टीज़ हैं, कैसे ऑपरेट करनी है, कम्युनिस्ट सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके कोरिलेशन क्या है आपस में, उसकी वेरिएशन क्या है, कैसे चेंज हो रही है, और मोड ऑफ चेंज वो किस हिसाब से चेंज हो रही है, वहाँ कैसी चेंजिंग आ रही है। जैसे इंडिया के हिसाब में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंडमेंट आती है, हल्का चेंज होता है। फ्रांस के हिसाब में देखें तो पूरा ही कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाता है। तो यूएसए के हिसाब से देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत कम चेंज हो रहा है, बहुत टफ है चेंज करना, अमेंडमेंट करना। तो ये एम.जी. स्मिथ कहते हैं कि ये क्या एक स्टडी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म की स्टडी है, उनकी टाइप्स की, कोरिलेशन, वेरिएशन, मोड ऑफ चेंज जो है उनकी स्टडी है। फिर क्यूरटिस जो हैं वो ये बताते हैं कि कंपेरेटिव पॉलिटिक्स क्या है। कंपेरेटिव गवर्नमेंट इज़ कंसर्न विद सिग्निफिकेंस, regularities, similarities, differences in the working of political institutions and political behavior। ये कहते हैं कि कंपेरेटिव गवर्नमेंट जो है, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स जो है, कंपेरेटिव गवर्नमेंट जो है किससे कंसर्न होती है, कि हमारी सिमिलरिटीज़ हैं, रेगुलेटरीज जो हैं वो क्या हैं, और डिफरेंसेस क्या हैं, किस में, जो हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिकल बिहेवियर हैं। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो गए, जैसे हमारा प्रेसिडेंट सिस्टम आ गया, प्राइम मिनिस्टर इंस्टीट्यूशन हो गया, जैसे हमारी जुडिशरी है। ठीक है, तो वो सारे के आगे हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं। पॉलिटिकल बिहेवियर हो गया कि लोग कैसे हैं, वोट डाल रहे हैं, नहीं डाल रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं, पॉलिटिक्स के प्रति जो उनका रुझाव है वो कैसा है। फिर आता है नेचर एंड स्कोप ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स सीक्स टू एनालाइज एंड कंपेयर द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ डिफरेंट सोसाइटी। कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या करता है, एनालाइज करता है और उसको स्टडी करके कंपेयर करने की कोशिश करता है पॉलिटिकल सिस्टम डिफरेंट सोसाइटीज़ का, जैसे इंडिया, पाकिस्तान का, म्यांमार हो गया, यूएसए, कनाडा, चाइना, जापान। तो उन सब का सिस्टम जो है कुछ हम कंपेयर करके पढ़ेंगे। तो ये क्या करता है, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स उन चीज़ों को कंपेयर करके एनालाइज करता है कि किसके पास अच्छी चीज़ है और कहाँ ये एप्लीकेबल हो सकती है। इन डूइंग सो इट टेक्स इनटू अकाउंट द थ्री मेन थिंग्स। ऐसा करने में वो तीन चीज़ों को लेता है, कौन कौन सी, वहाँ की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, वहाँ के पॉलिटिकल प्रोसेस और पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में आ गया जैसे हमारे इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, तो पॉलिटिकल प्रोसेस आ गया कि हमारा इलेक्शन कैसे होता है, किस प्रोसेस से इंस्टीट्यूशन जो है फिल होते हैं, कैसे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, कैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट किया जाता है, कैसे प्रधानमंत्री बनते हैं, कैसे चीफ मिनिस्टर बनते हैं, वो आ गया प्रोसेस। और पॉलिटिकल पावर कि किसके पास कितनी पावर है, वहाँ मिलिट्री पावर में है या जो वहाँ पे के प्रधानमंत्री पावर में है, कि प्रेसिडेंट पावर में है, कि वहाँ की जुडिशरी पावर में, क्या चीज़ पावर में। तो ये ऐसा करने में इसको कंपेयर करने में तीन चीज़ों को लेता है, कौन कौन सा, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, पॉलिटिकल प्रोसेस एंड पॉलिटिकल पावर।
अब हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में क्या आता है? इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ बाई विच कन्फ्लिक्ट आर क्रिएटेड एंड रिजॉल्व इन ए वे pertaining to the interest of people as far as possibly who play their part in struggle for power। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में क्या आता है? इसमें बहुत सारी वो एक्टिविटीज़ आती हैं जिससे कन्फ्लिक्ट बनते भी हैं और कन्फ्लिक्ट को सॉल्व भी किया जाता है। और कैसे जो है पॉलिटिकल पावर जो है जो स्ट्रगल फॉर पावर है, क्योंकि हर कोई पॉलिटिकल पार्टी, हर कोई इंसान चाहता है मेरे पास पॉलिटिकल पावर हो, तो वो जो उनका स्ट्रगल है वो इसमें पॉलिटिकल एक्टिविटी में आता है। और उनका कन्फ्लिक्ट जो होता है वो होता है, कन्फ्लिक्ट कैसे सॉल्व होता है वो भी इसमें आता है। फिर उसके बाद आता है पॉलिटिकल प्रोसेस। पॉलिटिकल प्रोसेस में क्या है? इट इंक्लूड्स द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड वोटिंग etc। पॉलिटिकल प्रोसेस में क्या आता है कि पॉलिटिकल पार्टी कैसे बनती है, कैसे वो इलेक्शन लड़के गवर्नमेंट बनाती है और कैसे वोटिंग होती है, ये चीज़ आती है पॉलिटिकल प्रोसेस में। पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज़ आर डिफरेंट। जो पॉलिटिकल प्रोसेस है ये हर सोसाइटी का डिफरेंट होगा। चाइना का डिफरेंट होगा, इंडिया का डिफरेंट होगा, यूएसए का डिफरेंट होगा, ऑस्ट्रेलिया का डिफरेंट होगा, कनाडा डिफरेंट होगा। हर जगह का जो है डिफरेंट सोसाइटीज़ का ये डिफरेंट होगा। बाई कंपेयरिंग देम वी कैन इम्प्रूव आवर पॉलिटिकल प्रोसेस। उसको कंपेयर करके हम अपना जो है पॉलिटिकल प्रोसेस जो है उसको ठीक कर सकते हैं। जो हमारे अगर कहीं हमें लग रहा है, कोई जैसे इंडिया की एग्जांपल ले लें, हो सकता है कोई चीज़ हमारे अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है, तो हम वो किसी दूसरे से कंपेयर करके उसको अपनी चीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। ए पर्टिकुलर सोसाइटी बाय लर्निंग फ्रॉम अदर सोसाइटी। हम किसी पर्टिकुलर सोसाइटी को किसी दूसरी सोसाइटी से सीख के जो है उसको ठीक कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है पॉलिटिकल पावर। अब पॉलिटिकल पावर में क्या है? पॉलिटिकल पावर में क्या है? Political power is a struggle for power and a process of conflict resolution through the use of legitimate power। ठीक है, पॉलिटिकल पावर क्या है? पॉलिटिकल पावर जो है ये कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो एक क्या है? पॉलिटिक्स स्ट्रगल फॉर पावर है। हंस जे मरगंथो की डेफिनेशन है कि पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिक्स है क्या? पॉलिटिक्स एक ऐसा स्ट्रगल है पावर को अचीव करने के लिए। तो कहता है पॉलिटिक्स इज ए स्ट्रगल फॉर पावर एंड ए प्रोसेस ऑफ कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। पॉलिटिक्स जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम क्या कर सकते हैं? एक तो पावर जो है उसको अचीव कर सकते हैं, बाकी जो कन्फ्लिक्ट होगा उसको हम कन्फ्लिक्ट को रिसॉल्व कर सकते हैं, उस कन्फ्लिक्ट को ठीक कर सकते हैं। किस के द्वारा? लीगिटिमेट पावर, जो हमारा संविधान हमें पावर देता है, जो हम लीगल हमारी पावर है, उसके द्वारा हम कन्फ्लिक्ट को, जो भी कन्फ्लिक्ट का मतलब हो गया किसी दो के बीच में जो भी टकरार है, चाहे वो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में हो या टू पर्सन्स के बीच में हो, टू इंस्टीट्यूशंस के बीच में, जिसके बीच में भी हो उसको हम ठीक कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ पावर और पावर रिलेशन इन सोसाइटी। इसमें पॉलिटिकल पावर में क्या आ जाता है कि सोसाइटी में पावर कहाँ है और पावर के रिलेशंस जो है उसको हम स्टडी करते हैं। सोसाइटी में पावर, जैसे डेमोक्रेटिक सोसाइटी में लोगों को बहुत पावरफुल माना जाता है क्योंकि उनके पास राइट टू वोट होता है, वही सरकार चुनते हैं। तो ये पॉलिटिकल पावर क्या करती है? एक स्टडी करती है कि सोसाइटी में पावर कहाँ है और उन पावर के बीच में रिलेशन क्या है। लॉसवेल डिस्क्राइब पावर एज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग एंड शेपिंग ऑफ पावर। ये लॉसवेल एक थिंकर हैं, इन्होंने उनको डिफाइन किया था पॉलिटिक्स को, कि पॉलिटिक्स क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम क्या कर सकते हैं? शेपिंग एंड शेयरिंग का पावर, के पावर को हम शेप कर सकते हैं और पावर को शेयर कर सकते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस से। रॉबर्ट डाल होल्ड्स दैट पॉलिटिक्स इन्वॉल्व्स पावर, रूल एंड अथॉरिटी टू ए सिग्निफिकेंट एक्सटेंट। रॉबर्ट डाल भी जो हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है पॉलिटिकल साइंस में। तो ये कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है? पावर होता है, रूल होता है, अथॉरिटी होता है, कुछ हद तक जो है पॉलिटिकल साइंस में क्या आता है? पावर आती है, रूल और अथॉरिटी के बारे में कॉन्सेप्ट्स आते हैं। Hence, study of comparative politics involve a comprehensive study of political activity, political process and struggle for power in various political process। इसीलिए बोलता है कि comparative politics में क्या क्या चीज़ आती है?
पॉलिटिकल प्रोसेस आता है, पॉलिटिकल एक्टिविटी आती है, और स्ट्रगल आता है पावर के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू। मोर ओवर द स्टडी ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स इज डन इन 2 वे। स्टडी ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में को हम 2 तरीके में कर सकते हैं, एक वर्टिकल, एक हॉरिजेंटली। अब हम ये देखेंगे वर्टिकल में क्या आ जाएगा एंड हॉरिजेंटल क्या आ जाएगा। वर्टिकल हो गया सीधा से ऊपर, जो आपके घर का पिलर होता है ना, पिलर, या कहीं भी आप अपने कॉलेज में आप अपने कहीं भी पिलर देखते हो, ये हो गया वर्टिकल। हॉरिजेंटल आ गया पैरेलल टू अर्थ, वर्टिकल आ गया परपेंडिकुलर टू अर्थ। अब हम पढ़ेंगे हॉरिजेंटली क्या है। हॉरिजेंटली इट मीन्स स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। हॉरिजेंटली मीन्स इसमें क्या होता है कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की स्टडी होती है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की स्टडी होती है, और पॉलिटिकल पावर की स्टडी होती है किसी कंट्री की। वर्टिकली इट इंक्लूड स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ईटीसी ऑफ डिफरेंट कंट्री। हॉरिजेंटली में क्या होता है कि हम एक ही कंट्री के इंस्टीट्यूशंस को कंपेयर करके पढ़ते हैं। जैसे इंडिया के हम प्राइम मिनिस्टर और जो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की इंस्टीट्यूशन है, पोस्ट है, उसको कंपेयर करके पढ़ेंगे सेंटर में क्या हो रहा है, स्टेट में क्या हो रहा है, कहाँ सक्सेसफुल और कहाँ नहीं है। जैसे हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर के इंस्टीट्यूशन को कंपेयर करके पढ़ सकते हैं, तो हॉरिजेंटली हम एक ही कंट्री के अंडर स्टडी होती है। लेकिन वर्टिकली क्या होती है कि हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का या पॉलिटिकल पावर किसी भी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, तो वो हम डिफरेंट कंट्रीज़ की करेंगे, मोर देन 1 करेंगे, 2 कंट्रीज़ की करेंगे, 3 की भी हो सकती है, 4 की भी, 5 की भी, 6, बहुत सारी कंट्रीज़ की कर सकते हैं। ये आ गया वर्टिकली। वर्टिकली में मोर देन 1 कंट्री की करेंगे, और हॉरिजेंटली में सिंगल कंट्री की करेंगे। अब आता है स्कोप ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, कि कंपेरेटिव पॉलिटिक्स जो है इसका स्कोप क्या है। ये तो हमने ऊपर इतना पढ़ा, इसका तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। एज कंपेरेटिव पॉलिटिक्स इज ए सब डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि पॉलिटिकल साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जैसे पॉलिटिकल थ्योरी है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, वेस्टर्न थॉट है, आईजीपी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स है, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। वैसे ही कहता है कि जैसा कि कंपेरेटिव पॉलिटिक्स जो है एक सब डिसिप्लिन, एक ब्रांच, एक शाखा है पॉलिटिकल साइंस की, बट इट्स स्कोप इज़ मच मोर। लेकिन इसका स्कोप जो है बहुत ज़्यादा है, ब्रांच के बराबर नहीं है, उससे भी ज़्यादा है। इट्स स्कोप हैज़ इंक्रीज फ्राम द टाइम ऑफ एरिस्टोटल टू द प्रेजेंट मॉडर्न डे। इसका स्कोप जो है इंक्रीज होता गया है, क्योंकि आपको पता है, हमने 3rd सेमेस्टर में पढ़ा था कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट दी थी एरिस्टोटल ने, वो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स से दी थी। कंपैरिजन ऑफ द 158 कॉन्स्टिट्यूशन जो थे सिटी स्टेट के, उनको कंपेयर करके जो है उन्होंने अपनी स्टडी दी थी। तो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का स्कोप जो है विद रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री चेंज होता रहा है, प्लेटो के टाइम से लेके आज के टाइम तक। इट्स स्कोप कैन बी समड इनटू फॉलोइंग पॉइंट्स। हम कोशिश करेंगे कि इसके स्कोप जो है हम नीचे कुछ पॉइंट्स में सम अप करें। फर्स्ट आएगा स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पहला क्या है कि जो हमारा संविधान होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये उसकी स्टडी करती है। इट स्टडीड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्री। अलग अलग कंट्रीज़ का एक संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी स्टडी करते हैं। बाय कंपेयरिंग इट वी कैन करेक्ट द अनसक्सेसफुल प्रोविजन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कंपेयर करके अगर हमारे संविधान में कुछ गलत है, अनसक्सेसफुल चीज़ है, कुछ ऐसी है जो सक्सेसफुल नहीं हो रही है, तो उसको हम हटा सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। विच विल लेड टू डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, जिससे क्या हो जाएगा, हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट हो जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड चाइना आर इट्स लाइव एग्जाम्पल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और चाइना जो है इसकी एग्जाम्पल है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया या चाइना का हो गया, हमने बहुत सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया है बाहर से लेके, जो हमारी कंट्रीज़ में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। स्टडी ऑफ गवर्नमेंट। और दूसरा पॉइंट क्या है, ये सेकंड पॉइंट है कि स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, ये क्या करती है, गवर्नमेंट की स्टडी करती है। जैसे इंडिया में कैसी गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, चाइना में कैसी है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। तो अगर इंडिया में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हम लगाएं तो क्या रिएक्शन होगा, और चाइना में अगर डेमोक्रेसी लगाएं तो क्या होगा, ये इन चीज़ों को कंपेयर करता है। बाई कंपेरेटिव पॉलिटिक्स वी कैन स्टडी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट के सिस्टम को स्टडी कर सकते हैं किसी एक खास कंट्री का। बाई कंपेयरिंग प्रेसिडेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट, इसमें हम प्रेसिडेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे इंडिया के प्रेसिडेंट, यूएसए के प्रेसिडेंट को हम कंपेयर कर सकते हैं, पार्लियामेंट गवर्नमेंट को हम कंपेयर कर सकते हैं। वी कैन चूज़ द सक्सेसफुल वन। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो सक्सेसफुल चीज़ है उसको हम कॉपी कर सकते हैं। फिर आता है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन।
Comparative politics studies the different political institutions of different countries which led to the choosing of correct successful political institution. कहता है कि स्टडी ऑफ ये जो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स है ये किसकी स्टडी करती है, डिफरेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की, डिफरेंट कंट्रीज़ की स्टडी करती है। तो अगर कोई चीज़ ऐसी है जो सक्सेसफुल है बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारी कंट्रीज़ में, तो उसको हम रिकमेंड कर सकते हैं बाकी कंट्रीज़ को भी अप्लाई करने में। जैसे प्लानिंग कमीशन जो है हमारा इंडिया का, वो कहाँ से आया है, रशिया से लिया है, ठीक है। तो आप उसको नीति आयोग नाम दे दिया है। और जो नीति आयोग की चीज़ें हैं वो ज़्यादा इंस्पायरेशन हुई है चाइना से। जो ये याद रखना, प्लानिंग कमीशन हमारा इंडिया का इंस्टीट्यूशन जो था वो हमने रशिया से लिया था, लेकिन अब जो नीति आयोग है, नीति आयोग जो प्लानिंग कमीशन को ही मॉडिफाई करके बनाया है, लेकिन इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स हैं वो चाइना की हमने इंट्रोड्यूस कर दी हैं। फिर आता है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। थर्ड पॉइंट आ गया कि ये कंपेरेटिव पॉलिटिक्स क्या करती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्टडी करती है। जैसे आज के टाइम में आप इंडिया में देख सकते हो, इतनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं कि इम्पॉसिबल ही हो जाता है आपको नाम भी याद रखना। तो इंडिया में कोई भी आप भी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो, कोई भी बना सकता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन जब लड़ती हैं तो उसमें पैसे का तो नुकसान होता है, हर पार्टी जो है इलेक्शन के लिए पैसे खर्च करती है, तो हमारी उस देश पे जो है उसका एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसा होता अगर इंडिया में कोई 4 ही पॉलिटिकल पार्टीज़ होती, फिर और कोई होती ही नहीं, तो क्या होता, बहुत अच्छी बात होती, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ गवर्न करती, कुछ अपोजिशन में होती, और बाकी जो फालतू वाले काम है वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं करती। तो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स क्या करती है, स्टडी करती है कि सिंगल पार्टी सिस्टम अच्छा है जैसे कि चाइना में है, या 2 पार्टी सिस्टम अच्छा है जैसे कि यूएस में देखने को मिलता है। तो फिर कंपैरिजन करती है इनका कि कहाँ क्या है और कहाँ कौन सी चीज़ सक्सेसफुल है। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स स्टडीज़ द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑफ डिफरेंट कंट्री। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स क्या करती है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है डिफरेंट कंट्री की, उनको स्टडी करती है। इन यूएसए वी हैव 2 पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। यूएसए में हमारे पास 2 पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे थर्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बट जो पावर शेयरिंग है उसमें 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ का ही रोल है। थर्ड वाली इतनी माइनर है कि उनको हम इग्नोर कर सकते हैं। इन कम्युनिस्ट कंट्रीज़ वी हैव कम्युनिस्ट पार्टी ओनली। जैसे चाइना है तो कोई भी हम कम्युनिस्ट कंट्री ले लें, रशिया को भी ले लें, तो वहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनकी वही पावर में है, वही पावरफुल है। इन इंडिया वी हैव मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया में इतनी पॉलिटिकल पार्टीज़ आपको मिलेंगी जितने के बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ बाहर कंट्रीज़ की सारी मिला के नहीं होंगी, उतनी आपको अकेले इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज़ मिल जाएंगी। बाई कंपेयरिंग दैम वी कैन कंक्लूड एंड सजेस्ट द सक्सेसफुल सिस्टम इन ए कंट्री। तो हम क्या कर सकते हैं, उनको कंपेयर करके तो एक सक्सेसफुल पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम हम बना सकते हैं या किसी कंट्री को सुजेस्ट कर सकते हैं। इंटरडिसिप्लिन में क्या है, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स एक्सेप्ट द डिज़ायर ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी फोकस। कि कंपेरेटिव पॉलिटिक्स क्या करती है, एक्सेप्ट करती है डिज़ायर किसकी, इंटरडिसिप्लिनरी फोकस की, कि इस जो डिसिप्लिन हो गया कि उसकी जो ब्रांच है तो ब्रांच पे ये फोकस करती है। इट एक्सेप्ट द नीड ऑफ स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। ये फोकस करती है, एक्सेप्ट करती है कि पॉलिटिकल साइंस की जो स्टडी है उसकी क्या नीड है, एंड हेल्प द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड अदर सोशल साइंसेस। और ये क्या करती है कि जो इंटरडिसिप्लिनरी फोकस करती है, कि जो इंटरडिसिप्लिनरी हो गया कि 2-3 सब्जेक्ट्स जो हैं आपके मिल के आप उनकी हेल्प ले रहे हो। जैसे कोई सब्जेक्ट अगर इंटरडिसिप्लिनरी है तो उसमें क्या है, और भी चीज़ों की स्टडी आ जाएगी, जैसे हिस्ट्री भी आ जाएगी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। तो ये जो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स है ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पे फोकस करती है, उस पर एक विश्वास रखती है और इन डिसिप्लिन की हेल्प लेती है, जैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। साइकोलॉजी है स्टडी ऑफ ब्रेन है, एक इंसान की साइकोलॉजी जो है, सोच जो है उसकी स्टडी है। सोशियोलॉजी जो है आप पढ़ी होगी आपने, ये समाजशास्त्र इसको कहते हैं, कि सोसाइटी की स्टडी करती है। एंथ्रोपोलॉजी जो है ये ट्राइबल स्टडी करती है, आदिवासी लोगों की स्टडी करती है। तो इकोनॉमिक्स जो है पैसे का लेन देन जो है उसकी स्टडी करती है, और बाकी सोशल साइंसेस भी इसमें आती हैं। एम्पिरिकल स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। एम्पिरिकल क्या होता है,
एम्पिरिकल होता है कि जो हमारे सेंस ऑर्गन से जो हम कोई चीज़ सीखते हैं। जैसे अगर मैं किसी बच्चे को पूछ रहा हूँ, बेटा आपने कल की वीडियो देखी थी, पढ़ा था, बाई फेस अगर मैं क्लास में किसी को पूछूं कि आपने कल का लेक्चर पढ़ा था, देखा था, तो अगर वो मुंह से कह भी रहा है कि हाँ सर मैंने देखा था, लेकिन मैं मेरी आंखों से उनके फेस एक्सप्रेशन से, अपने जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनसे मैं ये पता लगा लूँगा कि हाँ ये बच्चा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो वो हो गया एम्पिरिकल स्टडी के जो आपके सेंस ऑर्गन्स हैं उसकी हेल्प से जो आप चीज़ देख रहे हो। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स स्टडीज़ गिव मोर स्ट्रेस ऑन एम्पेरिकल रीच। जो एम्पेरिकल रीच है तो उस पर जो एम्पेरिकल स्टडी है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स। इट इज़ नो लॉन्गर लिमिटेड टू डिस्क्रिप्टिव स्टडी। तो ये जो एम्पेरिकल स्टडी है इसको साइंटिफिक स्टडी माना जाता है, तो इसीलिए कहते हैं कि ये एक डिस्क्रिप्टिव ही स्टडी नहीं है बल्कि क्या है, एक साइंटिफिक स्टडी भी है। इट सीक्स टू एनालाइज एम्पेरिकल एंड एनालिटिकल द एक्चुअल एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसमें क्या है कि ये अपने सेंस ऑर्गन से वेरीफाई करते हैं, देखते हैं, स्टडी करते हैं कि गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ जो है वो कैसी हैं, क्या है। ऐसा नहीं है कि जो डिस्क्रिप्टिव हमने बुक देखी, हाँ इंडिया में प्राइम मिनिस्टर का पावर क्या है, और बुक एक पाकिस्तान की भी देखी, हाँ इंडिया पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर की पावर्स क्या है, नहीं, बल्कि ये क्या करती है, फील्ड रियलिटी को चेक करके उसको कंपेयर करते हैं। फिर आता है हमारे पास एम्फेज ऑन द स्टडी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिक्स। ये उस पर फोकस करती है, किस पे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टडी है पॉलिटिकल साइंस की, उस पे। इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गए हमारे पास जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, ग्रुप्स हैं, बिहेवियर हैं, जो स्ट्रक्चर है हमारा गवर्नमेंट का, उस पे फोकस करती है। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स नाउ सीक्स टू एनालाइज द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। ये इंडिविजुअल्स का एक्चुअल बिहेवियर जो है उस पर फोकस करती है। जैसे अगर आपके गांव में जो है विकास नहीं हुआ है, डेवलपमेंट नहीं हुई है, हो सकता है आप गवर्नमेंट के खिलाफ हो, आप वोट नहीं भी डाल रहे हो या प्रदर्शन भी नहीं कर रहे हो, कोई मूवमेंट भी नहीं कर रहे हो, तो आप पॉलिटिक्स में क्या, आपका बिहेवियर जो है एक नेगेटिव है, ज़ीरो है। ग्रुप्स की स्टडी करती है, स्ट्रक्चर की स्टडी करती है, और सब स्ट्रक्चर की स्टडी करती है। इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू द स्टडी ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। ये खाली गवर्नमेंट का ही स्ट्रक्चर जो उसको स्टडी नहीं करती, बल्कि बाकी चीज़ों को भी स्टडी करती है। जैसे हमारे पास प्रेशर ग्रुप्स आते हैं, तो स्टूडेंट यूनियंस आती हैं, ट्रेड यूनियंस आती है, उनको भी स्टडी करती है। इन टर्म्स ऑफ लीगल पावर एंड फंक्शन इट सीक्स टू एनालाइज देयर बिहेवियर इन एनवायरनमेंट। और ये बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बाकी प्रेशर ग्रुप्स हैं, उनका भी बिहेवियर जो है इन्वायरमेंट के प्रति, पॉलिटिक्स के टूवर्ड, जो उनका पॉलिटिक्स के टूवर्ड जो भी ओरिएंटेशन है उनकी, जो भी उनका बिहेवियर है, ये उसको भी स्टडी करती है। फिर है एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल कंपेरेटिव पॉलिटिक्स। जो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स है इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, इसका आगाज़ कैसे हुआ, ये कैसे उभरी। एरिस्टोटल गेव हिज क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट, जो हमने थर्ड सेम में पढ़ी है, बाय स्टडिंग 158 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन किसके थे, सिटी स्टेट्स के थे। सिटी स्टेट्स तो मैंने आपको पढ़ाई थी कि क्या थी सिटी स्टेट। तो सिटी स्टेट के 158 कॉन्स्टिट्यूशन को एरिस्टोटल ने कंपेयर किया था, फिर उन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट दी थी, जो हमने पढ़ी थी, एक साइकिल में थी। मैंने पढ़ाया था आपको कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो कंपलसरी नहीं है, तो आती जाती रहती है गवर्नमेंट, एक आती है दूसरी जाती है, एक आती दूसरी जाती है, तो रेवोल्यूशन होता है। फिर इन्होंने कंसेप्ट दिया था कि हम रेवोल्यूशन को कैसे रोकें, तो वो आपको शायद याद होगा। ही सपोज टू बी फर्स्ट थिंकर ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स। माना जाता है कि एरिस्टोटल जो थे एक फर्स्ट थिंकर थे कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के, क्योंकि उनसे पहले इतना बड़ा कंपैरिजन किसी ने नहीं किया था। सो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स स्टार्ट फ्रॉम द टाइम ऑफ एरिस्टोटल। तो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स को हम मान सकते हैं कब से स्टार्ट हुई है, एरिस्टोटल के टाइम से स्टार्ट हुई है। आफ्टर हिम मैकियावेली, टोकेविली, ब्राइस, ऑर्गन्सकी, वेबर, बहुत सारे थिंकर्स हैं, इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है इस फील्ड में। द स्टडी ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स बिकम हाईली सिग्निफिकेंट इन 1950 के बाद, जब अमेरिकन when a good number of leading American political scientists thought to transfer the field of politics। पहले क्या होता था, 1950 से पहले जो अच्छी कंट्रीज़ हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट ले लो, यूके ले लो, जो अच्छी डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनकी ही स्टडी करते थे लोग। जो भी पॉलिटिकल थिंकर्स थे मैक्सिमम उनकी ही स्टडी करते थे। कोई भी स्टडी होती थी तो उनके ही उसमें फोकस में होती थी। तो जब 1950 के बाद बहुत सारी कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्री, जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थी,
तो अमेरिकन जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे उनको ये लगा कि हमें इनकी भी स्टडी करनी चाहिए, तो फिर हमारी जैसी कंट्रीज़ जो थी उनकी स्टडी भी होने लगी। तो ये हम कह सकते हैं कि 1950s के बाद कंपेरेटिव पॉलिटिक्स एक अच्छे उसमें उभरी है, उसकी डेवलपमेंट हुई है। दे ट्रांसफर्ड इट फ्रॉम द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस। पहले के ज़्यादा गवर्नमेंट की स्टडी होती थी, उसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल प्रोसेस की भी स्टडी स्टार्ट की, जिसके बाद डेविड ईस्टन हो गया, जीन ब्लॉन्डेल, गैब्रियल आलमोंड, रॉबर्ट हॉल, ये कंटेम्प्रेरी थिंकर्स हैं, तो इन्होंने भी इसमें अपना अच्छे से योगदान दिया। तो इस वीडियो को अच्छे से पढ़ना। तो अगर आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आप पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि उस कमेंट का रिप्लाई करने का। और कोविड सिचुएशन में अपना ध्यान अच्छे से रखिए, घर में बैठ के पढ़िए और अपना अच्छे से ध्यान रखिए। थैंक यू।